ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मुद्दा वही मान गए आडवाणी जी। और हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान और बढ़ गई हैं, कांग्रेस की लीडर हैं, जरा उनका भी हम परिचय करा दें। सरवत जहां फातिमा जी हैं और साथ ही साथ नवल किशोर यादव जी तो बने हुए ही हैं और प्रोफेसर विजय कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती वक्त बराबर निकालते रहे। आप ही के पास सबसे पहले आएंगे। आडवाणी जी मान गए, बीजेपी कह रही है कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, किसी दूसरे पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता है और इसके बाद पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। देखिए, आरएसएस के दबाव में आडवाणी जी को ये फैसला लेना पड़ा। आडवाणी जी की हालत वही है, जब्त ने रोने न दिया, गम ने हंसने न दिया, इसी उलझन ने कोई फैसला होने न दिया। आडवाणी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके क्यों अपने आप को अपने आप को मना लेते। माने नहीं, अपने आप को मनाया है उन्होंने। आरएसएस के दबाव में उन्होंने अपने आप को मनाया है, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। अब आज के डेट में जदयू को या उनके सहयोगियों को फैसला करना है कि आगे किस दिशा में जाना है, क्योंकि जो पार्टी हमेशा से ये दिखाती आई है कि हम काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, वही आपाधापी का दौर उनके यहाँ चल गया है कि एक दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ जाना। हालांकि राजनीति में ये होता है, एक दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। 11 साल पहले कैसे होता है? जैसे 10 जनपद में कहा जाए, 10 जनपद में कह दिया जाए वही होगा। बिहार चाहे जहन्नुम में चला जाए, कांग्रेस का एक भी लीडर ना रह जाए, एक भी सीट ना रह जाए, लेकिन 10 जनपद जो कह दे सो होगा। नहीं, आप बिहार 10 जनपद और नरेंद्र मोदी आपके यहाँ नेता कैसे चुना जाता है, जरा वो बता दें। हमारे यहाँ बाजाबता संविधान है पार्टी का, उस पार्टी के अनुसार चुना जाता है। कैसे चुने गए, कैसे जी कैसे हटे और कौन चीज कैसे चुना है, उसका अंदरूनी रहस्य जरा बताइए। में भी 2.5 साल लग गए, क्योंकि उनकी प्रक्रिया थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनको तुरंत बर्खास्त नहीं किया। एक प्रक्रिया, आपका कहना है कि उस अनुसार चलता। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि अभी ना तो बिहार की चर्चा हो रही है और न ही बिहार के अध्यक्ष की चर्चा हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी जी की चर्चा हो रही है, आडवाणी जी की चर्चा हो रही है, सेंट्रल लेवल पे बात हो रही है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ये चर्चा होती है। अरुणाचल और बिहार और गुजरात अब नहीं हो सकता है। हम ओबामा की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भारतीय राजनीति की ही चर्चा की बात। जब बिहार की बात आएगी तो फिर बिहार की बिहार का हम संदर्भ दे सकते हैं और वैसी स्थिति में जब जरूरत होगी तो हम लोकतंत्र की बात करेंगे, तो अमेरिका की लोकतंत्र की भी हम चर्चा करेंगे, हम उसका उदाहरण देंगे। ऐसी देखिए, हर पार्टी के अंदर उनका एक संविधान होता है, उस अनुसार चलता है। संविधान अनुसार कोई पार्टी नहीं चलती। हमारे यहाँ पार्टी का पद उन्हीं को मिलता है, संविधान से दिखाने के लिए होता है। राजनीति में संविधान, भारत का संविधान तो खुद एक दिखाने के लिए होता है, चलती है दूसरे तरीके से। कैसे चलती है? जरा बताएं कि कैसे चलती है। संविधान होता है, किसी संविधान से कोई देश नहीं चलता है। लेकिन जो बीजेपी का चेहरा चरित्र अभी देखने को आया है, ये संविधान में लिखा है कि चुनाव में इतना 1000 रुपया खर्चा होना चाहिए, उतना ही 1000 खर्चा होता है एमपी के चुनाव में। संविधान से चुनाव हुआ। महाराजगंज के चुनाव में कितना खर्चा हुआ, संविधान में क्या लिखा हुआ है? हम कंट्री के संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात बोल रहे हैं। हर पार्टी की पार्टी का ही बताइए ना, आंतरिक मामला होता है, हम उसकी बात बता रहे हैं। संविधान नहीं, जरा सा रोकेंगे। आप अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और आडवाणी जी की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात कीजिए ना। जो हुआ, जो डिसिप्लिन एक दिखाते थे। आप सरवत जी आप इस पूरे चर्चा को एक फोकस उस पे नहीं कर सकते। मीडिया के नहीं, हम फोकस नहीं कर। मीडिया के सामने अभी भी आडवाणी जी नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। कल की बात सच थी या आज की बात सच है, किसे मानेंगे? कल जो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि आडवाणी जी बीमार है, डॉक्टर से हमारी बातें हो रही हैं और उनकी सहमति हमें मिल गई है, उनका आशीर्वाद मिल गया, कल आप ही के यहाँ चर्चा में थे। लेकिन दोनों स्थान में फर्क है, दोनों के स्थान में फर्क है, दोनों के बातों में भी फर्क है। आज वही आडवाणी जी के बारे में कही जा रही है बातें कि आडवाणी जी के घर पे जाके ये बात कही गई है। वही उसी आडवाणी जी के घर से बाहर नहीं, उसी आडवाणी जी के घर पे उस दिन मोदी आर्मी का हंगामा भी हुआ था। क्यों हुआ था? उसकी जरूरत क्यों आई थी? मोदी आर्मी करके इसी बात को, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। यही बात उनके पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है। आज भी आडवाणी जी सामने नहीं आए हैं, इसलिए कल की बात सच थी, आज की बात सच है। किसे सही माने देखते हैं। सही तो जो है स्थिति अब आ गई है स्पष्ट। जरा एक चीज, जो अभी आंतरिक लोकतंत्र ये क्या है जो चर्चा हो रही थी, ये पार्टी के अंदर क्या कोई संविधान नहीं होता, पार्टी संविधान के अनुसार नहीं चलता है? जो बात क्या है मैडम जो बात करी, उनके बात को पहले मूल थीम को समझिए। अपना संविधान
जो हमको सूट करेगा हम वो संविधान बनाएंगे। देखिए हर आदमी की स्वतंत्रता है, यही हिंदुस्तान में संविधान है। मैंने कहा आपको डिस्कशन में शुरू में ही कि आप आज भी, मैं भाजपा का समर्थन कभी, मैंने छात्र जीवन समय कोई कुर्ता पैजामा पहन के एकाएक नहीं राजनीति में आ गए हैं, हम फर्स्ट ईयर से छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी जी, मैं उसका समर्थक कभी नहीं रहा हूं। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में भाजपा में एक लोकतंत्र साबित करके पुराने जर्जर मकान को ढा के नया मकान बनाने का कुवत रखा है, यह उसके लोकतंत्र का परिचय कि इसके सिवाय हो सकता है। इसके सिवाय आज जो समाजवादी और भी तरह के विचारधारा के जो जितने दल हैं, किसी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब चूंकि हमारी मजबूरी है हम उसको कहें, इसलिए। और देखिए इस पर मोदी, अभी मैडम कह रही थी कि आडवाणी ये डिसिप्लिन की पार्टी थी, तभी यह साबित किया कि पार्टी बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। अगर आप घर में सो के चाहते हैं कोई निर्णय को देश के सामने, जहां देश को मैसेज करना है अपने पार्टी की तरफ से, उसको सबोटेज करना चाहते हैं, ये किसी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं चलेगा। पार्टी बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। बिल्कुल, यह बात वह डिसिप्लिन के अंदर निर्णय लिया, यह भी दम उसमें है। चलिए, यह भी दम है। और हमारे साथ अभिरंजन कुमार जी, आर्य न्यूज के संपादक, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिरंजन जी, आडवाणी जी अंतोगत्वा मान ही गए। हम लोग पिछले 30 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था, लगातार चर्चा कर रहे थे। हुआ वही जो हम लोगों ने पहले भी कहा था कि आडवाणी जी मान जाएंगे, चाहे जिस संघ के दबाव में माने हों, या राजनाथ सिंह या सुषमा स्वराज जी या फिर उमा भारती या नितिन गडकरी के दबाव में माने, लेकिन मान ही गए। इसका क्या दूरगामी परिणाम आप देखते हैं? किस स्थिति में इस आडवाणी जी का मानना कैसा आपको लगा और क्या स्थिति बनेगी अब? बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं फोन से जुड़े रहते हुए जितना मैं नवल किशोर यादव को सुन पाया, उसके आधार पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी के लोकतंत्र की इतनी तारीफ कर रहे हैं और तमाम अच्छी बातें वो कर रहे हैं। नहीं का लोकतंत्र, बीजेपी का लोकतंत्र मुझे लगता है नहीं, अभिरंजन जी, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सच से बोलना, राजनीति से भी कभी कभी जीवन में ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल को बधाई इसीलिए देता हूं कि आप निष्पक्ष होकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सही रियलाइज किया है। अगर पॉलिटिकल बात करना होता तो मैं कंडेम करता, मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं अपने मित्रों के आशीर्वाद से सदन तक जाता हूं, किसी के आशीर्वाद पर नहीं। और जब तक मित्र मेरे विचारधारा और मैं और उनके साथ रहा, तब तक मैं बना रहूंगा, वरना राजनीति छोड़ के अपना, मैं प्रोफेसर हूं, मैं काम भी करूंगा। नहीं, इसीलिए तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, बीजेपी के भीतर जो लोकतंत्र है उसको मैं उस तरह का लोकतंत्र मानता हूं जिस तरह का लोकतंत्र पाकिस्तान के भीतर है। पाकिस्तान के लोकतंत्र में आप देखते हैं, बाहर से एक ऑब्जर्वर आ जाता है अमेरिका से और वो कई सारी चीजें तय करके चला जाता है। इसी तरह से जो बीजेपी का लोकतंत्र है उसमें एक संघ से ऑब्जर्वर आता है, एक जो है संघ का कोई नेता आता है और वो सारी चीजों में हस्तक्षेप करता है। मुझे आप बताएं कि गोवा में सुरेश सोनी का क्या काम था? गोवा में कायदे से अगर वह बीजेपी की कार्यकारिणी थी तो गोवा में संघ के जो ऑब्जर्वर थे, प्रेक्षक थे, नेता थे, पता नहीं क्या चीज से, सुरेश सोनी जी की उसमें भूमिका क्या थी? तो ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाला लोकतंत्र है। ये उस तरह का लोकतंत्र आधा अधूरा है जिस तरह का लोकतंत्र जो है पाकिस्तान में। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र के नाम पर एक तानाशाही वाली चीजें हैं यहाँ पर। अगर आडवाणी को आपको इतना मनाना था, अगर आडवाणी की आपको इतनी जरूरत थी कि आप जो है तो मोहन भागवत से लेकर सारे लोग, भय्यू जी महाराज और पता नहीं कौन कौन सारे लोग थे, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह और सारे सुषमा स्वराज, सब लोगों को अगर आडवाणी की इतनी जरूरत थी तो आपने उनको बेइज्जत इतना क्यों किया भैया? ये तो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि गोवा में आप लोगों ने उसको खुलेआम बेइज्जत किया। और बेइज्जत करने वाला संघ था और बेइज्जत करने वाले बीजेपी के 3 नेता थे जिन्होंने आडवाणी का नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आज संघ की बात पर ही वो अपना इस्तीफा वापस ले लिया और पूरी बात मान गए। नहीं, देखिए, पिता जो होता है घर में
उसके बच्चे अगर नालायक भी हो जाते हैं तो उसका मोह नहीं छूटता है। यह आडवाणी की सांप्रदायिक राजनीति की मैंने हमेशा मुखालफत की है, लेकिन मैं इसे इस परिप्रेक्ष्य में आडवाणी का बड़प्पन मानूंगा अगर वो मान गए हैं तो। लेकिन आडवाणी ने बड़प्पन दिखाया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बच्चों की नालायकियत से आप कोई टिप्पणी नहीं करें। इसमें पूरी तरह से इन लोगों ने आडवाणी को बेइज्जत करने वाला काम किया था। ये लोग भूल गए थे, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले ये लोग भूल गए थे कि भारत का समाज अलग है। आप आडवाणी को खलनायक बनाकर मोदी को नायक नहीं बना सकते हैं। और इन लोगों ने सोचा था कि मोदी इतना बड़ा नायक हो गया है कि आडवाणी उसके सामने खलनायक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। 2013 ईस्वी का नरेंद्र मोदी अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितना पॉपुलर 1990 के दशक का आडवाणी हुआ करता था। तो इन सारी चीजों को बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। जो राजनीति में जो मर्यादाएं तय की जाती हैं उसका असर समाज पे पड़ता है, जो समाज में मर्यादाएं चलती है उसका असर राजनीति पे पड़ता है। तो इन सारी चीजों को हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। आप हमारे मुल्क में बड़े बुजुर्गों का सम्मान सुरक्षित रहना चाहिए। आडवाणी जी का था अपना ही बबूल का पेड़ बोया हुआ था जिसमें आज वो आम ढूंढ रहे थे तो उनको आम का फल नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान रहना चाहिए। और भारतीय संस्कृति की बात करने वाली पार्टी, राम की बात करने वाली पार्टी से तो हम देखिए इतनी अपेक्षा कर ही सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि कम से कम आगे जो है आडवाणी को आपको जो भी करना है आप मोदी के नेतृत्व में लड़ो, राजनाथ के नेतृत्व में लड़ो, अरुण जेटली के नेतृत्व में लड़ो, आपस में आप सिर्फ फुटअव्वल करो। आप जो है अगले 1 साल तक डेली लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन इस तरह से जो है खुलेआम मत लड़ो झगड़ो। और कम से कम बुजुर्गों की इज्जत बचा के रखो। उन बुजुर्गों का तो जरूर आपको सम्मान करना चाहिए जिन्होंने आपको बनाया। मनमोहन जी के बराबर, दिग्विजय जी को बताइए, मनमोहन जी के बराबर खिलाफ बोलते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल दिग्विजय सिंह को भी सम्मान करना चाहिए, मनमोहन सिंह का। आप देखो, ये सारे कम से कम देखो, ये हमारे चाहे जैसे भी नेता हैं, परिवार में चाहे जैसा भी बड़ा बुजुर्ग होता है, हमको उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर मनमोहन सिंह लायक नहीं है तो उनको हटा दीजिए, लेकिन आप उनको बेइज्जत मत कीजिए ना। इसी तरह से अगर आडवाणी जी लायक नहीं है तो सारे लोग जाके उनको कह देते घर में, आज मनाने के लिए क्यों गए? चुपचाप जो है 1 महीना पहले ही जाके कह देते कि आडवाणी जी अब आपकी हमको जरूरत नहीं है पार्टी में, आप जो है कृपया परिदृश्य से हट जाइए वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप पहले ही जाके कह देते उनको। तो ये सारी चीजें आपको समझनी। और हिंदुस्तान में देखो, या तो एक आप ये भी मर्यादा तय करो ना कि किस एज में जाकर नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। ये बात आपने सही कही। 81 साल की उम्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने हुए, 81 साल की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने ही थे। आप क्या नहीं जानते हैं कि आपके देश में अभी भी कितने सारे 80 पार के नेता जो है पॉलिटिक्स में एक्टिव है? तो अगर स्वस्थ है कोई आदमी तो वो काम कर रहा है, उसका मोह नहीं छूटता, ये बात जरूर है। परिवार में भी कोई बड़ा बूढ़ा अगर स्वस्थ रहता है तो वो बच्चों पर निगाह बनाए रखता है, बीच बीच में उसको रोकता टोकता रहता है, जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती है उस पर टिप्पणी करता है। तो बच्चे जो समझदार होते हैं, लायक होते हैं, वो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। जो बच्चे नालायक होते हैं वो माँ बाप के टोकने पर जो है इस तरह से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। चलिए, आप ठीक है, वो अब उनकी अपनी परिवार और राजनीति दोनों फर्क है। कोई अगर यह समझता है कि सत्ता के लिए होने वाला संघर्ष, जो भारतीय सत्ता के लिए संघर्ष होता है, वह भारत में जो औद्योगिकरण की नीति है उसको निर्धारित करने के लिए होने वाला संघर्ष, ये जिंदल जो जेल चला गया आज, ये जिंदल जो करते हैं और इनको रोकने की जब जरूरत होती है वो पारिवारिक कलह का कोई समानांतर चीज है, तो ये बिल्कुल गलत बात। चलिए, हम अब उस ब्रेक से जाने से पहले ये चर्चा किए थे कि हाशिए पर तो नजर आ ही रहे हैं आडवाणी जी। अब सवाल ये है कि मोदी को आगे किया गया है। मोदी विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं देश में, जो कि लगातार चर्चा हो रहा है, कितना उसको हल कर पाएंगे? और लोग जो विरोध आज केंद्र सरकार के विरोध में बहुत सारे जो लोग खड़े हैं, क्या वो सब बीजेपी के नरेंद्र मोदी के साथ चिपक सकते हैं? नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नीतीश जी क्या चाहते थे कि यहाँ औद्योगिकरण हो, चाहते थे ना? एक भी आया कोई लगाने के लिए उद्योग? नहीं आया। हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? 5% ग्रोथ हो चाहता है, 12% ग्रोथ हो। अमेरिका चीन को बुला के कहता है कि आप विश्व शक्ति हैं, हमसे आगे बढ़ने वाले हैं, और भारत रोज पिछड़ रहा है। ये इसके भारत के जो पूंजी है रोज विदेश जा रही है। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैंने टाटा जो है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सिंगल एम्प्लॉयर है। वो हिंदुस्तान में पटना में कारखाना नहीं लगाएगा, वो ब्रिटेन में जाके कारखाना लगाएगा। कांगो की सारे जंगल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए।
थाईलैंड, बर्मा, सब जगह लकड़ी खरीद ली गई। मैंने यहाँ का पैसा सारे दुनिया में जाके लग रहा है, लेकिन यहाँ लगा के इसको शक्तिशाली बनाने की उनकी मंशा नहीं है। और कोई राजनीतिक जो है, चाहे वो मोदी जी हों, वो बिहार में उद्योग नहीं लगवा सकते हैं। मेरा यह दावा है अगले 5 साल में कम से कम। यानी पूरी तरह से हमारी जो पॉलिसी है, औद्योगिक पॉलिसी ही फेल है। हाँ, देश की नीतियों में गंभीर परिवर्तन की जरूरत है, जो कांग्रेस चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई, और बीजेपी के बारे में मुझे शक है कि वो चाहती भी है परिवर्तन। चलिए, आपका क्या ख्याल है नवल जी, मोदी जी को लेकर जो एक नया लोगों को, खासकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में बड़ी आशाएं हैं, लेकिन जो देश में जो मौलिक मुद्दे हैं, विकास का है, रोजगार का है, भ्रष्टाचार का है, ये तमाम तरह के जो इशू हैं, हालांकि बीजेपी इसी इशू को कह रही है कि इस इशू पर हम आगे बढ़ेंगे और आंदोलन जंतर मंतर से लेकर पटना वगैरह के सड़कों पर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आ जाने के बाद ये स्थितियां बदलेगी या ये मुद्दा बन पाएगा? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का नींव रोपाया है, और जिस दिन वृक्ष के नींव रोपे जाए उस दिन तत्काल फल की आकांक्षा कुछ मत रखिए। उसका पहले लालन पालन, भारत की जनता उसको किस रूप में लेती है, और इस पर बेहतर कांग्रेस के लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं। हर डिबेट में आडवाणी जी के लिए बहुत चिंतित हैं, और भाजपा के लिए बड़ी चिंतित हैं, और संघ के लिए बड़ी चिंतित है। इस पर कांग्रेस के लोग बेहतर बताते हैं, लेकिन आज देश के सब समस्या के साथ एक समस्या और है जिस पर हम तमाम लोग नजर नहीं रखते हैं, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को लाभ वही मिल रहा है। एक तरफ ऐसा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है जो यह लिख के पढ़ता है, मैं और मेरी माँ दोनों एक साथ सत्ता के जो कांटा है उससे गरने के डर से एक साथ घर में बंद होकर रोया। माँ बेटा भी रोया, उसको लिख के कागज पर पढ़ना पड़ता, और एक आदमी है जो फायरी इस देश के बारे में कुछ बोलना जानता है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लोकतंत्र बोली से चलता है, गोली से नहीं, और उसकी बोली है, और उसकी बोली बुद्ध को क्या था? नहीं, बोली बुद्ध को क्या बोली था? आपको करने में दिखाना होगा। मैं मोदी जी के बारे में आज- पूछता हूँ, उनके आदिवासी 20 साल में किस हालत में है? किसान आत्महत्या की ऐसा है, पानी की समस्या है। गोली से नहीं देखिए, चल- मेरी बात लेकिन हाँ, को अन्यथा नहीं लिया जाए। डेमोक्रेसी में नहीं, आप डिमोगोगी सुने, होता है, आप मेरी- झूठ से ही चलता है प्लीज डेमोक्रेसी। आप ये बताइएगा बात सच मेरी है। बात को। मैं यह नहीं कहा आपकी बात सच है नहीं, नवल जी, नहीं, नहीं, कि झूठ से ही डेमोक्रेसी नहीं, चलती नहीं, है। नहीं, आप जब तक वो आएंगे लालू जी नहीं। ने कहा कि मैं पिछड़ों का उद्धार मैं- करूंगा, मैं- उद्धार किया या नहीं किया ऐसा सब है, जानते हैं। आदमी नीतीश जी ने आदमी कहा जब- बचे हुए का उद्धार मैं अगर करूंगा, आप जितना इतना- किया वो सब जानते अगर हैं। आप इतना निराशावादी चलिए। हो जाएंगे नहीं, तो नहीं, इस नहीं, देश में कोई डेमोक्रेसी परिवर्तन ऐसे ही नहीं हो चलती सकता है। है। उम्मीद के किरण पर ही हम जीते डेमोक्रेसी हैं। ऐसे ही चलती है। यानी मैं जो कहना चाहता था उसको आपने हाँ, मैं चलिए। यह कह रहा था जी, कि आज इस देश में जो समस्या है वो समस्या सिर्फ यही नहीं है। आज भारत डिमोरलाइज है। कभी बांग्लादेश तक आंख दिखाता है, पाकिस्तान आतंक फैलाता था, एक बात तो सही है। चाइना 27 किलोमीटर अंदर चला जाता है और फिर कहता हम बाहर आ गए, और फिर अंदर घुस जाता है। हम नेपाल से भी आंख लड़ा के बात नहीं कर सकते हैं। एक बोल्ड शासक चाहिए। इस देश को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, यह जो भारत का चुनाव होने जा रहा है, यह बात नरेंद्र मोदी का नहीं है, और यह बात किसी नेता का नहीं है। एक ऐसा भारत को तलाश है जो मुख्य प्रधानमंत्री भी बने और इस देश के जनता का नेता भी बने, जो नेतृत्व करने वाला हो, प्रधानमंत्री हो और नेता नहीं हो। नवल जी, ऐसा नहीं। एक उम्मीदवार इनके पास भी हैं, कांग्रेस के पास भी हैं, सरबत जहां फातिमा जी के पास भी एक युवा नेता है। कितना 40 साल हुआ होगा, है ना? 40 साल के आपके पास भी एक युवा नेता हैं। क्या कहेंगे आपके नेता और मोदी जी के दोनों आमने सामने, दोनों युवा आमने सामने नजर आ रहे हैं। कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला जो आप लोग कराते हैं, ये कॉरपोरेट लॉबी लगी हुई है जो हमेशा नरेंद्र मोदी और राहुल जी का मुकाबला कराती है। मुकाबले का कोई बात नहीं है, जो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। दोनों की अपनी अपनी एक जगह है। इन्होंने कहा एक राजनीति में परिपक्व है, एक राजनीति में शामिल ही नहीं हुए। परिपक्व है और क्या जो 4 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे, या इतना नहीं इंतजार, इतना नहीं सब्र हुआ उनको
कि हाँ अगर जो आज अडवाणी जी को मनाने के लिए इतने बड़े फोर्स लगाए गए, ये 2 दिन पहले भी लगाए जा सकते थे या 2 दिन इंतजार भी किया जा सकता था। इतनी बेचैनी क्यों थी, इतनी परेशानी क्यों थी? कोई दूसरा तो नहीं ले रहा था। ये बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि ये पद इन्हीं को मिलने वाला है और कल भी इन्हीं को मिलता, आज भी इन्हीं को मिलता। तो जिस आदमी को इतना सब्र नहीं हुआ, जो आदमी अपने आप को इंडिया के, हिंदुस्तान में एक मिसाल दिखाते हैं कि हाँ हमारी ये संस्कृति, हमारी ये तहजीब है। सही कहा अभिरंजन जी ने, जो अपने घर के बड़ों का तहजीब नहीं कर सका, जो अपने घर को नहीं संभाल सके, वो पूरे हिंदुस्तान को क्या संभालेंगे? एक सवाल, ये मुद्दा बनने वाला है, आप लोग, आपकी पार्टी बनेगी, मैं बनाया जाएगा। मैं सवाल जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। भ्रष्टाचार पर बीजेपी सड़क पे जंतर मंतर से लेके पटना तक है, और भ्रष्टाचार, घोटाला, महाघोटाला, ये तमाम तरह के सवाल, वंशवाद, तमाम तरह के सवाल बने उठेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद कांग्रेस इन तमाम मुद्दों को पीछे करके सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की राग अलापना शुरू कर देगी। कोई राग अलापने की जरूरत नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। जो दिख रहा है वही लोग समझेंगे। जनता सब जानती है, सब समझती है कि भ्रष्टाचार ज्यादा अहमियत रखता है और ये घोटाला ज्यादा अहमियत रखता है या देश की अखंडता ज्यादा अहमियत रखती है। ये जनता सब जानती है। 5% विकास जो पहुंच गया दर, वो अहमियत रखती है कुछ की नहीं। 2014 वो ठीक हो जाएगा। 2000 अब ये लगातार जब से सत्ता में मनमोहन सिंह जी आए हैं, उनकी महंगाई कम हो जाएगी, अगले साल कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार अगले साल कम हो जाएगा। जो कॉर्पोरेट लॉबी लगी हुई है, वो कॉर्पोरेट लॉबी जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस में अहलुवालिया जी को कॉर्पोरेट छोड़ देता है क्या? कॉर्पोरेट लॉबी और राडिया केस में जब कैबिनेट डिसाइड किया था, कॉर्पोरेट की कोई और किया था। हम जो पूछते हैं तो बताइए, कॉर्पोरेट ने राडिया जी के टेप में कॉर्पोरेट डिसाइड कर रहा था, कैबिनेट मिनिस्टर कि कोई और डिसाइड कर रहा था? मैं डिसाइड कर रहा था। नरेंद्र मोदी को यहाँ तक किसने पहुँचाया? कॉर्पोरेट लॉबी ने पहुँचाया। देश को वही चलाता ही है। चलिए, किसने क्या पहुँचाया, ये मोदी को कॉर्पोरेट लॉबी की जरूरत है। चलिए, और उसी का जरिए वो चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के नफा एक सेकंड जरा सा कॉर्पोरेट जगत की, मुकेश अंबानी आपके पास, माल्या आपके पास, ये सब क्या उद्योगपति नहीं है? बिल्कुल उद्योगपति है, लेकिन उस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से डिक्टेटरशिप नहीं। चलिए, खैर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सबके सामने है और स्थिति कहीं ना कहीं निश्चित रूप से 2014 में इसके प्रभाव पड़ेंगे। और आडवाणी जी का आज मान जाना राजनाथ सिंह के लिए भी एक चुनौती है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अब जो उनकी समस्याएं थी उस सब समस्या पर हम विचार करेंगे। और बीजेपी के नेता अब ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसके बाद से मजबूत होकर उभरेगी। बेहतर है विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए। इसके साथ ही आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। फिर कभी मुलाकात होगी और बात होगी और फिर समझने की कोशिश करेंगे भारतीय राजनीति को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।